वॉरेन बफेट। जो दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में से एक है, आज वो करीब 90 साल के हो चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 साल की उम्र से च्युइंगम और कोका कोला को बेचने का काम शुरू कर दिया था। वो पैसा कमाने के लिए इतना ऑब्सेस्ड थे कि उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें ये कहते हुए सुन लिया था कि अगर वो 30 साल की उम्र तक करोड़पति नहीं बने तो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से वो कूद जाएंगे। The Coca-Cola bottle is 100 years old this year. Wow, that's even older than I am. दोस्तों, इन्वेस्ट करने की कोई एज नहीं होती, लेकिन 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करने के बाद भी वॉरेन बफेट को इस बात का अफसोस होता है कि उन्होंने जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग की शुरुआत क्यों नहीं की। इससे हम इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी कई पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बुक कॉल्ड द वॉरेन बफेट वे। ये वीडियो भले ही YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इसमें मिलने वाली नॉलेज किसी भी पेड इन्वेस्टिंग कोर्स के बराबर है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए फिनेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। सबसे पहले हम जानेंगे हाउ वॉरेन बफेट बिकेम द गोट इन्वेस्टर। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना फोकस मेंटेन करके रखे। मार्केट में हो रही अलग अलग एक्टिविटीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में छुपी होती हैं अपॉर्चुनिटीज़, और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलियनेयर बना सकती है। कुछ ऐसा ही मिस्टर बफेट के साथ भी हुआ। 1960 में कई कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुए थे, जिसमें से एक स्कैंडल जो काफ़ी चर्चा में था वो था एलीट क्रूड वेजिटेबल ऑयल कंपनी का सैलड ऑयल स्कैम। इस कंपनी के सीईओ ने इस स्कैम को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। दरअसल उस वक्त एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसमें ऑयल की इन्वेंट्री दिखाकर ऑयल कंपनीज को बैंक से इजीली लोन मिल जाता था। जैसे कि सब जानते हैं, ऑयल पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए कंपनी के सीईओ ने न्यू जर्सी में एक रिफाइनरी की शुरुआत की और वहां पे 5 मंजिला स्टोरेज टैंक्स बनवाई, जिसमें 60 to 70% पानी भरा हुआ रहता था और बाकी के ऊपरी हिस्सों को सोयाबीन ऑयल से भर दिया जाता था। जब स्कैम का भांडा फूटा तो पता चला कि बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी अन्य बैंक्स ने $150 मिलियन के लोन्स ऐसी फर्जी कंपनीज को इशू किए थे। इस सैलड ऑयल स्कैंडल के खुलासे से अमेरिकन एक्सप्रेस का $58 मिलियन का नुकसान हुआ और कंपनी के शेयर की कीमत में 50% की गिरावट देखने मिली। और इन सब के दौरान वॉरेन बफेट अपने काम पर लग गए। वो जानते थे कि इस स्कैम से अमेरिकन एक्सप्रेस का टेम्पररी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन क्या इस स्कैम से कंपनी के बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट हुआ है या नहीं। ये जानने के लिए वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए और उन्होंने देखा कि इस नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी कई कस्टमर्स अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रीन कार्ड को यूज कर रहे थे। इसके अलावा वो दूसरे बैंक्स भी गए और उन्होंने नोटिस किया कि उनके ट्रैवलर्स चेक के बिजनेस पर भी इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। दुनिया की नज़र में अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर प्राइस में 50% की गिरावट आई थी, लेकिन वॉरेन बफेट के हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स 50% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। उन्होंने उसी समय $13 मिलियन अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट कर दिए। इस इन्वेस्टमेंट से उनकी कंपनी को $20 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ। अगर किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स 50% से गिर जाएं, तो ऐसे में लोग पैनिक होकर उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले लेते हैं। जब पैसों की बारी आती है तो देखा गया है लोग इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ही डिसीजंस लें। अगर कोई एक बार सक्सेसफुल होता है तो उसे अच्छी किस्मत का नाम दे सकते हैं, बट अगर किसी को लगातार कामयाबी मिलती जाए तो उसे क्या कहेंगे। वॉरेन बफेट ने एक बार नहीं, कई बार मल्टी बैगर स्टॉक्स के जरिए पैसे बनाए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर उनके पास फॉर्मूला नहीं है तो वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बने? इंसान का दिमाग हर एक चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। सिमिलरली वॉरेन बफेट भी पैटर्न ढूंढते रहते हैं,
लेकिन वो ट्रेडर की तरह स्टॉक मार्केट में पैटर्न नहीं ढूंढते, बल्कि बिजनेस में अलग अलग पैटर्न ढूंढते रहते हैं। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग जर्नी में 3 लोगों का मेजर इन्फ्लुएंस रहा है: बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मंगर और फिलिप फिशर। 1969 में फोर्ब्स मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद कन्फेस किया दैट आई एम 15% फिशर, 85% बेंजामिन ग्राहम। वॉरेन बफेट ने कैसे इन दोनों के इन्वेस्टिंग मेथड्स को अपनाकर खुद के लिए सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आज उन मेथड्स को एक्सप्लोर करते हुए और कुछ केस स्टडीज के साथ हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसे फॉलो करके हम भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस। वॉरेन बफेट के लिए स्टॉक मार्केट एक टूल है जिसके जरिए वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो कभी भी मार्केट थियरीज के बेसिस पे या ट्रेंड्स को फॉलो करके इन्वेस्ट नहीं करते। वो इस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनीज का बिजनेस परफॉर्म कैसे करता है। उनके हिसाब से ज़्यादातर लोग बिना रिसर्च के या बिना किसी नॉलेज के सुपरफिशियल लेवल पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1, बिजनेस बहुत ही सिंपल होना चाहिए जिसे आप इजीली समझ पाएं और एनालाइज कर पाएं। नंबर 2, बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नंबर 3, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद हो। 1936 में लियो गुडविन, जो एक इंश्योरेंस अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी का मोटो था कि जनरल पब्लिक के बदले अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑटो इंश्योरेंस बेचते हैं तो उन्हें 2 तरह से फ़ायदा हो सकता है। पहला ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ड्राइवर एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा ये, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली इंश्योरेंस बेचने से कंपनी में मिडिलमैन के फैक्टर को हटाया जा सकता है, जिससे मिडिलमैन को मिलने वाली 10 से 25% कमीशन बचाकर प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही हुआ जब 1948 से लेकर 1960 तक कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। लेकिन 1960 के बाद कंपनी के हालात बिगड़ने लगे। 1969 में कंपनी ने $7.5 मिलियन का नुकसान किया और 1970 में ये लॉस बढ़कर $25 मिलियन का हो चुका था। कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस था $61, लेकिन 1973 तक ये प्राइस गिरकर आधी हो गई थी। 1974 में $10 और 75 में $7। कंपनी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे थी। और ठीक इसी वक्त पे एक चमत्कार होता है और वॉरेन बफेट ने जीको कंपनी में $4 मिलियन इन्वेस्ट करके 12,90,000 शेयर्स को खरीद लिया। एक कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली है, कंपनी का शेयर 98% तक गिर चुका है, तो उसमें वॉरेन बफेट ने ऐसा क्या देख लिया जो कोई और नहीं देख पाया। वॉरेन बफेट इस कंपनी के बारे में तब से जानते हैं जब वो 1950 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। बेंजामिन ग्राहम, जो ना सिर्फ वॉरेन बफेट के टीचर थे बल्कि जीको कंपनी के डायरेक्टर भी थे। वॉरेन बफेट बेन ग्राहम से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से वो उनकी कंपनी के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते थे। इसलिए वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होते हैं और जीको के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक एग्जीक्यूटिव से होती है और उस दिन वॉरेन बफेट ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कंपनी से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल पूछते गए। करीब 5 घंटों तक ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। कट टू 1975, जब वॉरेन बफेट ने कंपनी में $4 मिलियन इन्वेस्ट किए तो कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव देखे गए। जैसे कि कंपनी की हालत ख़राब थी तो उन्होंने कंपनी में फंडिंग रेस करने के लिए $76 मिलियन के कन्वर्टेबल स्टॉक भी इशू किए थे। इसमें भी वॉरेन बफेट ने $20 मिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। 1995 तक इस कंपनी में लगातार इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 51% के पार्टनर बन गए थे। लेकिन 1996 में $2.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने पूरी तरह से कंपनी को एक्वायर कर लिया। और ये डिसीजन उनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2023 में जीको कंपनी का प्रॉफिट था $3.6 बिलियन और 2024 में
कंपनी का बिफोर टैक्स प्रॉफिट था $7.8 बिलियन। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वॉरेन बफेट देखते हैं कि उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। भले ही कोई भी कंपनी ऑन पेपर कितना ही अच्छा बिजनेस क्यों ना कर रही हो, लेकिन उस कंपनी की मैनेजमेंट खराब है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के 3 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, रैशनल मैनेजमेंट। नंबर 2, कैंडिड मैनेजमेंट। नंबर 3, स्किपिंग हर्ड मेंटालिटी। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कंपनी में आने वाले पैसों का किस तरह से इफेक्टिव यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी में कमाए हुए पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर वापस करना चाहिए। जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करती है, सेल्स बढ़ने लगते हैं, कैश फ्लो बढ़ने लगता है, उस समय अगर पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2, कैंडिड मैनेजमेंट। एक बेहतरीन मैनेजमेंट वो नहीं होती जो अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटे, बल्कि वो होती है जो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करे। बर्कशायर हैथवे का स्टॉक आज दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक है। इसके बाद भी कंपनी ने अपने फेलियर्स के बारे में हमेशा बात की है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, स्किपिंग हर्ड मेंटालिटी। मिस्टर बफेट कहते हैं कि बिजनेस स्कूल में उन्हें ये सिखाया गया था कि एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स जितना ज़्यादा टाइम बिजनेस में गुजारते हैं वो और भी ज़्यादा होशियार होने लगते हैं और वो रैशनल डिसीजन लेने के काबिल बन जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं वो हर्ड मेंटालिटी का शिकार हो जाते हैं, जहां वो दूसरे कंपनी की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को अपनी कंपनी में कॉपी करके रिजल्ट्स पाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर बफेट का मानना है कि अगर आप दूसरों की स्ट्रैटेजीज को इसलिए कॉपी कर रहे हो क्योंकि हर कोई कर रहा है, तो आपकी कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। 1998 में कोका कोला दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर, मार्केटर और डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका था। मिस्टर बफेट और कोका कोला का काफ़ी पुराना रिश्ता है। उनके दादाजी का ग्रोसरी शॉप हुआ करता था, जहां से वो कोक लेकर आसपास के घरों में बेचा करते थे। मिस्टर बफेट कोका कोला के बारे में बचपन से जानते थे और उसके बिजनेस मॉडल को भी अच्छे से समझते थे, पर सोचने वाली बात यह थी कि उन्होंने अब तक कोका कोला में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया था। बात है 1971 की, जब कंपनी में एक नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, पॉल ऑस्टिन। पॉल ऑस्टिन के चेयरमैन अपॉइंट होते ही कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। कोका कोला कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन कंपनी के पैसों को री इन्वेस्ट करने के बजाय वो अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे थे। ऐसे रैंडम डिसीजंस की वजह से शेयर होल्डर्स में तनाव बढ़ने लगा और वो ऑस्टिन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अपने रैंडम बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाने वाले ऑस्टिन ने एक वाइनरी बिजनेस में भी पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे कोका कोला की इमेज को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। इन सारी हरकतों की वजह से फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन ने ऑस्टिन से रेजिग्नेशन की डिमांड की और उनकी जगह अपॉइंट किया गया मिस्टर रॉबर्ट को। और जैसे ही मैनेजमेंट में बदलाव आया तो उन्होंने सबसे पहले कंपनी के टॉप 50 मैनेजर्स की मीटिंग फिक्स की। उस मीटिंग में उन्होंने सबसे पूछा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, उन सारी गलतियों की लिस्ट तैयार करो और जल्द से जल्द उन्हें ठीक करने में जुट जाओ। मिस्टर रॉबर्ट की मैनेजमेंट में सारे एम्प्लॉयज़ ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज को बना के उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू किया। पर वॉरेन बफेट ने तुरंत ही कोका कोला में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1980 में जब मैनेजमेंट चेंज हुई तो हर साल कोका कोला के शेयर प्राइस 18% से ग्रो कर रहे थे। और वॉरेन बफेट इस नतीजे पर पहुंचे, अगर कोका कोला के बिजनेस में अगले 10 साल तक इसी तरह से कंसिस्टेंसी रहती है तो इसमें इन्वेस्ट करने से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। वो वेट करने लगे सही टाइमिंग का और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली 1987 में। 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। डोनाल्ड कफ, जो कोका कोला के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नोटिस किया कि कोई तो है जो कंपनी के शेयर्स को बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वॉरेन बफेट थे। 1987 से लेकर 1989 तक वॉरेन बफेट लगातार कोका कोला में इन्वेस्ट कर रहे थे और इन 2 सालों में उन्होंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। इस इन्वेस्टमेंट से वो कंपनी के 7% के ओनर बन चुके थे। ये बर्कशायर हैथवे के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी।
1989 में कंपनी की वैल्यूएशन थी 25.8 बिलियन डॉलर्स और अगले 10 सालों में वो बढ़कर 143 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी थी। इन 10 सालों में कंपनी ने 27 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया, जिसमें से कंपनी के शेयर होल्डर्स को 10 बिलियन डॉलर्स का डिविडेंड दिया और 17 बिलियन डॉलर्स को कंपनी में री इन्वेस्ट किया। 1999 तक बर्कशायर हैथवे द्वारा की गई 1 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 गुना बढ़कर 11.6 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी थी और अगर सेम अमाउंट उन्होंने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ने के बजाय 3 गुना तक बढ़ती। मिस्टर बफेट के हिसाब से कोका कोला की ब्रांड वैल्यू का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन 36 साल बाद उनका ये नज़रिया बदला जब उनकी नज़र पड़ी एप्पल पर। दोस्तों, तीसरे और चौथे प्रिंसिपल को हम एक साथ कवर करेंगे, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन्स एंड वैल्यू ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना कोई भी कंपनी कितना ही अच्छा बिजनेस क्यों ना करती हो, लेकिन बिना प्रॉफिट के कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए हमें 3 गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, हमें अर्निंग पर शेयर के बजाय रिटर्न ऑन इक्विटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 2, हमें एक्चुअल कैश फ्लो कैलकुलेट करने आना चाहिए। नंबर 3, हमें हाई प्रॉफिट मार्जिन्स जनरेट करने वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट टेक कंपनी से हमेशा दूरी बनाए रखते थे। टेक कंपनीज के कंपैरिजन में कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज का बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा और उनके कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करना उनके लिए आसान था। आए दिन टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट को फ्यूचर कैश फ्लो कैलकुलेट करने में मुश्किल होती थी। लेकिन 2016 में बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में एंट्री होती है एप्पल की। एप्पल के इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, सिर्फ इतना डिस्क्लोज किया कि कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन उनकी इंटरनल टीम ने लिया है। जब मिस्टर बफेट ने एप्पल में इन्वेस्ट किया तो लोग कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया, जो उस टाइम पे स्मार्टफोन बनाने के लिए पॉपुलर थी। वेल, एप्पल की मेन यूएसपी स्मार्टफोन बनाना नहीं, बल्कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। एक हैबिट जो एप्पल ने शुरू से अपनाई है वो ये है कि उन्होंने खुद को कभी एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह मार्केट नहीं किया है, बल्कि एक लग्जूरियस ब्रांड की तरह खुद को प्रेजेंट किया है। और एप्पल सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं था। 2010 में एप्पल ने आईपैड रिलीज़ किया और पहले ही दिन पे 3 लाख यूनिट्स को सेल किया। 2014 में एप्पल वॉच और 2016 में एयरपॉड्स को भी इंट्रोड्यूस किया और दोनों ही प्रोडक्ट्स लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। एप्पल ने खुद को इस तरह से मार्केट किया है कि 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, जिससे एप्पल के प्रोडक्ट्स को स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ किया जाने लगा। अगर सिर्फ फ़ोन की बात करें तो उस वक्त वर्ल्ड के 15% मार्केट शेयर आईफोन ने कैप्चर करके रखा था, बट ओवरऑल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जनरेट होने वाला 85% प्रॉफिट अकेले आईफोन जनरेट करता था। ये तो हुई प्रॉफिट की बात, और अगर वैल्यू की बात करें तो एप्पल ने हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर सर्विस में भी अपना फोकस बढ़ाया है और इसी के चलते उन्होंने एप्पल सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया था। एप्पल ने 2023 में सिर्फ एप्पल सर्विस के जरिए $80 बिलियन का रेवेन्यू किया और एप्पल की टोटल सेल्स थी $400 बिलियन। और उसी साल एक और माइलस्टोन अचीव करते हुए एप्पल ने $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को भी क्रॉस किया। जब किसी ने पूछा कि उन्हें एप्पल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस पर उनका कहना था कि एप्पल आईफोन के अलावा वो उनके डेवलप किए गए इकोसिस्टम पे बेट लेना चाहते थे। जिस तरह से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विस को कंबाइन करके जो एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, उससे एक यूज़र को सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और इसी इकोसिस्टम की वजह से टेक इंडस्ट्री में एप्पल को एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। इन शॉर्ट, बफेट के हिसाब से एप्पल का मोट है उनका इकोसिस्टम। 2016 से कंपनी ने एक्टिवली एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 2023 तक बर्कशायर हैथवे ने ओवरऑल 1 बिलियन शेयर्स को खरीदा एट द एवरेज प्राइस ऑफ $39। 2023 के लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 100 मिलियन शेयर्स और 2024 के थर्ड क्वार्टर में 600 मिलियन शेयर्स को बेचकर कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली $90 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया।
पर प्रॉफिट बुक करने के बाद भी 300 मिलियन शेयर्स को कंपनी अभी भी ओन करती है, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट $70 बिलियन। बढ़ते हैं अपने फाइनल पॉइंट पर, दैट इज एक्नॉलेज एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। क्या आप जानते हैं कि बर्कशायर हैथवे एक इन्वेस्टिंग फर्म नहीं बल्कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी। 1889 में फॉर्म हुई इस कंपनी का ओरिजिनल नाम था बर्कशायर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग। 1955 में हैथवे मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसका मर्जर हुआ और उस समय इस कंपनी का नाम बदलकर बर्कशायर हैथवे रखा गया। वॉरेन बफेट ने जब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन मर्जर के कुछ सालों के बाद हालात बदलने लगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जहां कंपटीशन के चलते सस्ते और इम्पोर्टेड कपड़े लोकल मैन्युफैक्चरर्स पर भारी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की डिमांड में तेजी से गिरावट देखने मिली और इसका असर बर्कशायर हैथवे पर भी पड़ा। 1965 तक कंपनी में वॉरेन बफेट की ओनरशिप थी 39% और यही चीज़ वॉरेन बफेट की मुश्किलों की वजह बन गई थी। अब उनके पास दो रास्ते थे, एक तो कंपनी की मैनेजमेंट को चेंज करके फिर से कंपनी को रीबूट करें, पर ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट को बदलने के अलावा कंपनी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एडिशनल कैपिटल की भी ज़रूरत थी। और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो कंपनी को ओवरटेक करें और खुद की एक फर्म बनाएं। एज वी ऑल नो, वॉरेन बफेट बचपन से ही इन्वेस्टर बनना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चुना। उन्होंने बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिसॉल्व करके बर्कशायर हैथवे एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनी का फॉर्मेशन किया, जिसका पर्पस था अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करना। किसी कंपनी में नुकसान करने का दुख इतना नहीं होता जितना एक कंपनी में इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी को खो देने का होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था वॉरेन बफेट के साथ। उन्हें इस बात का हमेशा रिग्रेट होता है कि उन्होंने अमेज़ॉन के शुरुआती दौर में इन्वेस्टिंग क्यों नहीं की, जबकि वो खुद अमेज़ॉन की वेबसाइट से बुक्स को ऑर्डर करते थे। सिमिलरली चार्ली मंगर को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने गूगल में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपके साथ भी ऐसा होगा, जब कहीं पर आपको अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कभी वो आपसे मिस हो जाएगी, लेकिन अपने डिसीजन से सबक सीखकर आगे बढ़ना इज द साइन ऑफ अ ट्रू इन्वेस्टर। दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप जॉब करते हैं और अपनी करंट जॉब को छोड़े बगैर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं पर पैसे बचाने में आपको दिक्कत हो रही है तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। ये नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।